सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हमारे जितने भी साथी हैं, इस 6800 के जितने भी साथी हैं, इन सब का एक ही सवाल है, ऑर्डर कब आ रहा है। जो कि इस बात का पता कि ऑर्डर कब आ रहा है संभवतः किसी को नहीं है। और इस जो ये सवाल है ऑर्डर कब आ रहा है, ये कब तक आएगा, क्यों देरी हो रही है, इन सभी सवाल जो हैं, इन सब सवालों का जवाब जो हमारे कोर्ट के पैरवीकार हैं, जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की है, उनको आना चाहिए, लाइव आना चाहिए। चाहे विजय भाई हों, अमरेंद्र भाई हों, लाइव आके बताएं कि कोर्ट ऑर्डर कब तक आ रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोर्ट में क्या हो सकता है, उसके लिए जो भी संभव हो सके उसके लिए आगे आना चाहिए और इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं विजय भाई से और भी जितने भी साथी हैं जिन्होंने लीड किया है, जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो आएँ और सब बीच में इन जो सवालों का जवाब है वो दे दिया करें, जिससे कि लोग परेशान ना हो, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग हैं। एक उम्मीद के साथ आपसे पूछते हैं, पता बेशक ना हो किसी को, लेकिन सवाल तो आप ही से पूछेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आप दे दिया करें भैया आके। बाकी किसी को पता है नहीं, मुझे भी नहीं पता है ऑर्डर कब आ रहा है। एक संभावना व्यक्त की जाती है कि आ जाएगा ऑर्डर, इतने दिन में आ जाएगा, लेकिन कुछ क्लियर किसी को पता नहीं है। बस हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव बने रहना है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर के इंतज़ार में हम लोग, जितना हम लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा, वरना सरकार और अधिकारी ये सब तो चाहते ही हैं कि आप लोग शांत होकर बैठ जाएं। इन अधिकारियों ने, सरकार ने पूरी जोर लगा दी, पूरी ताकत लगा दी हम लोगों को तोड़ने में, और जहां तक हो सका उन्होंने तोड़ा भी। लेकिन कुछ अभी ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, जिनको किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, फालतू की बातों से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी से मतलब है और नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि हम सभी एक नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम सभी 6800 के साथी एक हो गए, उस दिन लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। ये भी सच है। अभी डिजिटल अटेंडेंस के लिए जितने भी शिक्षक साथी थे वो ग्रुपों में नहीं बटे थे, उन्होंने एकता दिखाई। उनकी एकता, उनकी यूनिटी इतनी ज़्यादा थी कि देखो सरकार को झुकना पड़ा और डिजिटल अटेंडेंस का जो आदेश था उसको स्थगित कर दिया गया। इसी तरह हम सभी को एकजुट रहना होगा। मैं बार बार यही बात कहते आया हूँ, पहले भी चुनाव के समय भी बहुत सारे लोग सोते रहे, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार करते रहे, और मैं चिल्लाता रहा, हमारे कुछ साथी चिल्लाते रहे कि आप लोग संघर्ष कर लीजिए, कोर्ट ऑर्डर के चक्कर में आप लोग घरों में मत बैठिए। और देखो वही हुआ, चुनाव निकल गया, अभी तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आया। ये बात मैं बार बार कह रहा था। और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा जो हमारी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष हों, ये सभी हम लोगों के मैटर को लेकर इसका फ़ायदा उठाती रहे और उनको फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा होने के बाद अब इस मामले पर एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। हाँ, ये है कि कुछ लोग, जो सत्ता पक्ष है उसके कुछ मंत्री नेता जो हैं, उनको झटका लगने के बाद, उनको हार का सामना करने के बाद शायद अब उनका ज़मीर जगा है। इसके पहले वो भी
इस मैटर के बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब शायद उनका ज़मीर जगा है, वो बीच बीच में बोलते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, संजय निषाद जी हों, ऐसे कुछ नेता हैं। लेकिन विपक्ष के नेता कोई भी इस बात पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले तो बोलते थे। आदरणीय चंद्रशेखर भैया को देखा जाए, उन्होंने सिर्फ बोला, उसके अलावा किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। भैया तो चुनाव के पहले भी बोलते थे, जब उनको चुनाव नहीं लड़ना था संसदीय का, तब भी नहीं वो पीछे हटते थे बोलने में। वो हमारी लड़ाई लड़े भी हैं, हमारे साथ संघर्ष भी किए हैं, और आज वो सदन में पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी उनको ये मुद्दा भूला नहीं है, हम लोगों का दर्द भूला नहीं है। वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं चंद्रशेखर भैया। उसके अलावा अखिलेश यादव जी हों, आदरणीय राहुल गांधी जी हों, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। ना ही हम लोगों से मिलना मुनासिब समझा है कि हम लोगों से मिलें। इतना बड़ा मैटर, इसी आरक्षण के मैटर को लेकर हमने देखा है, पूरा चुनाव संविधान और आरक्षण लेकर हुआ, और इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी हम देख रहे हैं चुनाव कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पे। कई साथी हमारे, यहाँ तक कि मैं भी कई बार मिलने का प्रयास किया कि हमारा मुद्दा सदन में उठाया जाए। खैर, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, कुछ हमारे ही साथी हैं जो इन सब से दूर भाग रहे हैं। 10,000 5,000 पे नौकरी कर लेंगे, लेकिन साथ नहीं देंगे। उनसे एक पैसे की मदद भी नहीं होती है। पहली बात तो मांगता नहीं हूँ। उनको ये भी नहीं लगता है कि एक अकेला बंदा लड़ाई लड़ रहा है, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। भाई, मुझे एक पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं 20,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ अपना अकेले खुद का, किसी से 1 रुपये नहीं लिया हूँ। जब से लखनऊ से आंदोलन ख़त्म हुआ, उसके बाद से लगातार संघर्ष किया हूँ, चाहे पेट्रोल का हो, किसी भी चीज़ का हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अगर ऐसी कोई हेल्प मांगता तब आप लोग भागते। तब तो जायज़ था कि मैं आपसे पैसा मांगता हूँ कि मेरी मदद करो। मेरी मदद सिर्फ इतनी करो कि मेरे साथ रोज़ मत आओ, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हो, किसी से मुलाकात करना ज़रूरी हो, तब आप लोग आ जाओ। लेकिन फिर भी नहीं आते हो। एक दिन अपॉइंटमेंट मिला था हमको मिलने का, आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कहा था डेलीगेशन से मिलेंगे। मैंने ही कहा था कि हमारा डेलीगेशन है, उससे मिलेंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे रायबरेली के किसी भाई का कमेंट नहीं आया, 1-2 को छोड़कर। सिर्फ रायबरेली आना था, रायबरेली के लोगों को नहीं आए। बड़े शर्म की बात है। और 6,800 लोग हों, मैं किस मुंह से वहाँ जाता? मैं अकेला डेलीगेशन हूँ। शर्म नहीं आई आप लोगों को? 1 घंटे का टाइम नहीं था। 2 से 3 बजे के बीच में मुलाकात होनी थी। मैंने 2 बजे आप लोगों को बुलाया था। मैंने फर्जी समय भी नहीं मांगा था, लेकिन नहीं आया कोई। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। और तुम जैसे नपुंसकों को नौकरी चाहिए? मैंने बोला था कि अगर 10 से 15 लोग आ जाएंगे तो मैं मिलने जाऊंगा, वरना मना कर दूंगा। मैंने यही किया था, मैं नहीं गया। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां हमारी बात बहुत उच्च स्तर पर पहुंच सकती है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम लेटर लिखवा सकते हैं, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सदन में उठवा सकते हैं मुद्दा,
मीडिया पे उठवा सकते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं हो पाता है। मैं अकेले जाऊँ मिलने, पूछता है कितने लोग, 6800 कहाँ हैं? सो रहे हैं घर में, नपुंसक हो गए हैं। उनको अपने समाज और अपनी लड़ाई के प्रति कोई लगाव नहीं है। उनका ज़मीर मर चुका है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं देते। सिर्फ समय मांगता हूँ। तुम लोग क्या हमारी मदद करोगे? तुम लोग क्या हमें पैसे की मदद करोगे कि अमित भाई जाओ लड़ाई लड़ो, हम दे रहे हैं? हमारे कुछ भाई कह रहे थे चलो दिल्ली चलते हैं। कहाँ से चलते दिल्ली? हमारे यहाँ पेड़ लगा है पैसे का, मैं तोड़ लूँ और घूमूं? और वो भी तुम जैसे नपुंसकों की लड़ाई के लिए? बुरा तो बहुत जल्दी लगता है, लेकिन करते क्या हो? नौकरी तो मिलेगी, ये तो सच है, ये बात लिख के ले लो। लेकिन तुम जैसे हिजड़े सबसे आगे लाइन में खड़े होंगे काउंसलिंग के लिए, जो घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जिसको बुरा लगना है लग जाए। तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम कुछ चंद साथियों की वजह से यह लड़ाई जिंदा है और पूरे देश में यह मुद्दा जिंदा है। नहीं, तुम जैसे हिजड़ों नपुंसकों की वजह से आज ये मुद्दा दफन हो चुका होता। जो हमारी जगह नौकरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनकी भी औकात समझ में आ जाती। लेकिन तुम पिछड़े हो, पिछड़े रहोगे। तुम दिमाग से पिछड़े हो यार। तुम्हारे यार, ये तुम्हारे माँ बाप पे सवाल उठता है। तुम्हारा हक अधिकार कोई खा रहा है और तुम जैसे लोग घरों में बैठे हैं। बस इतना ही कहूँगा आप सभी से, अभी भी समय है, इस मुद्दे को ज़िंदा रखिए, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए और विजय भाई लोग जैसा हो सके कोर्ट में ऑर्डर के लिए कब तक आने की संभावना है, क्या किया जा सकता है, इन सभी बातों को आप आके एक लाइव के माध्यम से रखें, बताएं सभी को। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।